टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे दो क्वेश्चन तो खींच के आते ही नीट में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। According to World Health Organization (WHO), reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. तो रिप्रोडक्ट अगर अपन को फिजिकल अपन हमको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना है तो हमें चार एस्पेक्ट में हेल्दी होना पड़ेगा। फिजिकल में भी हेल्दी होना पड़ेगा, हमें इमोशनली भी हेल्दी होना पड़ेगा एंड बिहेवियरली हमें हेल्दी होना पड़ेगा और सोशली भी। तो ये चार एस्पेक्ट में हमें हेल्दी होना पड़ेगा, तभी एक पर्सन जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू WHO। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। तो इंडिया उन पहली कंट्रीज में से है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ सोशल गोल कंसिडर किया और अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स दिए काफी सारे एट अ नेशनल लेवल। ये ये जो प्रोग्राम्स इन्होंने दिए, इन प्रोग्राम्स को इन्होंने नाम दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये इनिशिएट हुए थे 1951 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट हुए थे। तो ये 1951 में आए थे। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यहाँ ये नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या था कि इसमें बताया गया था कि इसमें क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पीपल्स को एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये कुछ मेजर टास्क थे जो इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड थे। किस प्रोग्राम के अंदर? RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर। फिर आगे जाके ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने स्टेप्स लिए और अवेयरनेस क्रिएट करी पीपल्स के बीच में कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। नाउ काफी अब इस अगर अपन को किसी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स है कि हमें सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ताकि वो प्रोवाइड करे अच्छी राइट इन्फॉर्मेशन टू राइट इन्फॉर्मेशन, ताकि जो बच्चों का जो मिथ बन जाता है एक तरह से और मिसकंसेप्शन बन जाता है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो काफी बच्चे समझ नहीं पाते इन सब चीजों को। तो सेक्स एजुकेशन का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए स्कूल्स के अंदर। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, sexually transmitted diseases like AIDS would help people, especially those in the adolescent group, to lead a reproductively healthy life. Now, they are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems, infertility। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी बात कर रहा है एमनियोसेंटेसिस के ऊपर नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसमें कि एमनियोसेंटेसिस पे बैन होना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस अब क्या था इसको हम थोड़ा समझाते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता था कि जो फीटल होता था वॉम में, उस फीटस में से कुछ फीटल सेल्स इंजेक्शन के थ्रू निकाल ली जाती थी और उन कुछ डिसॉल्व सब्सटेंस और फीटल सेल्स ये निकाल लिए जाते थे। और इससे क्या होता था, काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स पता लगाए जाते थे, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम जैसे हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब चीजों को डिटरमाइन किया जाता था फॉर द बेटर सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। लेकिन कुछ लोगों ने इनका इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे यही पता लग जाता था कि सेक्स मेल है कि फीमेल है। तो उससे फीमेल फीटिसाइड के केस काफी बढ़ गए थे, इसलिए इस पे बैन बैन लगाया गया था एनियोसेंटेसिस पे। एनसीईआरटी यहाँ पे बात करता है सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिल के ऊपर। तो ये जो एक सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी जो कि डेवलप हुई थी बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ।
तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सहेली को किन कहाँ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। तो इसका आंसर है CDRI लखनऊ, जो कि है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नाउ हमारा नेक्स्ट पैरा है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन को स्टेबल कैसे बनाया जाए और बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस क्या क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसमें NCERT बोलता है कि लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस, ये तो छोड़ो, the world population, which was around 2 billion 2000 million in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000। तो इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, 2 बिलियन थी इन 1900, इन 1900, और वो बढ़ के हो गई 6 बिलियन इन 2000, बाय 2000। तो लगभग 100 साल की 100 साल के डिफरेंस में 4 बिलियन पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ गई। 2 बिलियन पॉपुलेशन तो थी 1900 में और 6 बिलियन हो गई 2000 में, और 7.2 बिलियन हो गई हमारी 2011 में। 2011 में कितनी हो गई? 7.2 बिलियन हो गई। तो इससे पता लग रहा है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड हमारे इंडिया में भी देखा गया है। पॉपुलेशन जो अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो अब हो गई है 1.2 बिलियन इन मई 2011। तो अगर हम वर्ल्ड के डेटा से कंपेयर करें तो 7.2 बिलियन इन 2011 तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, और 1.2 बिलियन इन मई 2011 ओनली इंडिया की पॉपुलेशन थी। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा है। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate, ये सब कारण है। इन सब के जो पॉपुलेशन जो बड़ी है उसका जो कारण है वो ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज काफ़ी इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और ये सब इनके वजह से पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा बड़ी है। और रिप्रोडक्टिव एज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ये सब भी प्रोबेबल रीजन है इसके। दो अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2000। ये तो छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ही यहाँ पर मोटिवेट करा, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पीपल को मोटिवेट करना चाहिए फॉर स्मॉलर फैमिलीज using using various contraceptive methods. You might have seen advertisements in the media as a posters bills showing a happy couple with 2 children। और काफी स्लोगन ऐसे फेमस हुए थे जैसे हम दो हमारे दो, इस तरह से, ताकि स्मॉलर फैमिलीज हो और पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। अब हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में NCERT बोलती है कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी बताती है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कैसा होना चाहिए। तो वो हमारा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आसानी से यूज में आए, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, और रिवर्सिबल हो, मतलब कि दोबारा यूज कर सकते हैं अपन उसे। और उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होने चाहिए, फिर नहीं होने चाहिए, तभी वो एक तरह का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाएगा। और वो सेक्सुअल डिजायर को खत्म ना करे वो, और इस तरह का भी होना चाहिए वो। A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जैसे कि अवेलेबल है आज की तारीख में, जैसे कि नेचुरल, जिसे हम ट्रेडिशनली बोलते हैं। एक होती है बैरियर मेथड, एक होता है आईयूडीज जिसमें कॉपर टी वगैरह आती है, एक होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एक होता है इंजेक्टेबल्स, और इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स भी होती हैं। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट आती है हमारे नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें क्या होता है नेचुरल मेथड में, कि इसमें जो कपल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, यानी कि वो अवॉइड करते हैं कोइटस को 10 to 17 डेज के बीच में ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हमारी, सॉरी, तो जो जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो हमारी 28 डेज की होती है, फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। तो
जो 10 to 17 डेज होते हैं उसमें माना जाता है कि ओवम प्रिजमैक्स के हाईली चांस होते हैं कि ओवम जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए हम इस इसलिए जो मैरिजेबल कपल्स होते हैं वो 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में अवॉइड करते हैं कोइटस को। तो ये होती है हमारी नेचुरल मेथड। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। तो ये जो 10 to 17 डेज का जो पीरियड होता है इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसलिए इसको फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. अब दूसरा एक होता है हमारा विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। तो इसमें ये भी अनदर मेथड है जिसमें जो मेल पार्टनर होता है वो जो उसकी पेनिस होती है उसको विड्रॉ कर लेता है विजाइना से बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से जस्ट पहले वो पेनिस को विड्रॉ कर लेता है, यानी वहां से रिमूव कर लेता है फ्रॉम विजाइना, सो एज टू प्रिवेंट सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन ना हो पाए। तो ये भी एक मेथड होती है विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट मेथड। अब एक होती है लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसको हम ये बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें क्या इस मेथड में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। तो जो मदर जो चाइल्ड को अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उस टाइम तक जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो ऑलमोस्ट निल, यानी कि जीरो के बराबर चांसेस होते हैं। तो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया भी एक मेथड होता है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. ये सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है ये मेथड, उसके बाद नहीं होता है इफेक्टिव। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। इसमें कोई मेडिसिन और डिवाइसेस यूज नहीं है तो उसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल है। अब हम बात कर रहे हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। ये सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये जो मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। इसमें क्या होता है, ओवम और स्पर्म का जो मीटिंग होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है, उसको रोका जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे कॉन्डोम्स एंड बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। तो उसमें जैसे कॉन्डोम्स वगैरह आते हैं जो कि बैरियर मेथड के एक एग्जांपल है। ये इसमें इमेज भी दे रखी है, कॉन्डोम फॉर मेल और ये कॉन्डोम फॉर फीमेल। तो ये बैरियर मेथड के एग्जांपल है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ये ब्रांड का नाम है निरोध, जो कि एक पॉपुलर कॉन्डोम ब्रांड है फॉर मेल। यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स इन ये जो होता है, ये जो कॉन्डोम मेथड होती है ये हमारी एसटीआईज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि एड्स वगैरह इन सब से प्रिवेंट करती है। और बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं और कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, वो खुद से इंसर्ट कर सकते हैं एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर्स, और वो इस तरह से यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए काफी इफेक्टिव माने जाते हैं क्योंकि ये एसटीडीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स इन सबको भी प्रिवेंट करता है। तो इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो नेचुरल मेथड के ऊपर जिसमें 10 to 17 डेज के डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसमें कोइटस को अवॉइड किया जाता है, और एक होती है विड्रॉल मेथड जिसमें पेनिस का रिमूवल होता है फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन। एक होती है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एक होती है बैरियर मेथड जिसमें कॉन्डम्स जिसका एग्जांपल है, जिसमें निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है ऑफ मेल कॉन्डम। ये एड्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। अब डायफ्राग्म्स, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स, ये भी कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि रबर के बने हुए होते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं।
टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, सर्विक्स को कवर करने के लिए। तो सर्विक्स को कवर करने के लिए कौन कौन से बैरियर डिवाइसेस हैं? तो एक तो है डायफ्राग्म, एक है सर्विकल कैप्स, एक है वॉल्ट्स। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो यूज किए जाते हैं। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। ये ब्लॉक करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म्स को थ्रू द सर्विक्स, और ये रीयूजेबल होते हैं, इनको दोबारा यूज कर सकते हैं। और spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers। कुछ क्रीम्स आती है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जो स्पर्म्स को किल करती है, जेलीज एंड फोम्स कुछ आते हैं जो स्पर्म्स को किल करने में और उनकी मोटिलिटी को कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी इन डायफ्राग्म, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स के साथ यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। एक ये जो मोस्ट पॉपुलर मेथड माना जाता है इसको, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को, आईयूडीज को। इससे इस पैराग्राफ से काफी बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। तो अब इसके टाइप्स दिए हुए हैं कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, ये एक तो होते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है लिपेज लूप। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल है हमारे पास लिपेज लूप। और एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में आता है हमारा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो ये एग्जांपल याद करने होंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टास्टर्ड LNG-20, इसके एग्जांपल है। तो ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार नीट में क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है जिसका एग्जांपल है लिपेज लूप। एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है जिसमें आता है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। कॉपर टी का यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, इस तरह का होता है ये कॉपर टी। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं तो। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी होते हैं, जैसे प्रोजेस्टास्टर्ड, प्रोजेस्ट्रॉन से, ये भी हार्मोन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन से रिलेटेड वर्ड है प्रोजेस्टास्टर्ड। और LNG-20, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं। तो तीन तरह के इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गए हमारे पास। एक तो हो गया हमारा नॉन मेडिकेटेड जिसमें आता है लिपेज लूप, एक होता है कॉपर रिलीजिंग जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और एक आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जिसमें प्रोजेस्टास्टर्ड और LNG-20 आते हैं। अब आगे, IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ions release suppresses sperm motility and the fertilization capacity of sperms। तो ये IUD वर्क कैसे करते हैं ये बताया गया है यहाँ पे। ये phagocytosis of sperms में हेल्प करते हैं, स्पर्म्स के phagocytosis में हेल्प करते हैं यूट्रस के अंदर। और जो कॉपर आयंस होते हैं, जो जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से निकलते हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी सप्रेस कर देता है उससे, क्योंकि स्पर्म की अगर मोटिलिटी कम हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन, ताकि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो ना पाए उसके लिए। और सर्विक्स होस्टाइल फॉर टू द स्पर्म्स। IUDs are ideal contraceptives for the female who want to delay pregnancy or space children. It is one of the widest accepted methods of the contraception in India। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। कौन? IUDs। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन्स और progestogens or progesterone estrogen combinations is another contraceptive method used by the females। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ डोजेस होती है, मतलब जो ओरली ली जाती है वो भी एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम में लेते हैं फीमेल्स। जिसमें क्या आता है हमारे, एक तो होती है प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी होते हैं। एक तो होता है सिंगल प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। ये अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो फीमेल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills। इनको pills बोलते हैं क्योंकि ये tablets के फॉर्म में लिए जाते हैं। Pills have to be taken daily for the period of 21 days
starting preferably with the first 5 days of menstrual cycle after a gap of 7 days during which menstruation occurs। तो ये 21 दिन के लिए ली जाती हैं ये पिल्स, ऐसा इसमें बताया गया है। They inhibit ovulation and implantation as well as after the quality of cervical mucus to prevent retard एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो पिल्स होती हैं ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, यानी कि ओव्यूलेशन यानी ओवम को निकलने नहीं देती, और इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने देती, और ये एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विकल म्यूकस इसको भी रिटार्ड करती है, उसको ब्लॉक करती है एंट्री ऑफ स्पर्म्स को। कौन? पिल्स। तो ये पिल्स के फंक्शन हो गए हमारे। ओरल पिल्स जो होती है, जो 21 डेज के लिए ली जाती है, इसमें ओव्यूलेशन रोकती है ये, इम्प्लांटेशन रोकती है और एंट्री ऑफ स्पर्म्स को रोकती है। Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females। सहेली जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी, the new oral contraceptive for the females contain a non-steroidal preparation। इसमें ये non-steroidal होता है सहेली। It is once a week pill। ये वीक में एक बार ली जाए ऐसी पिल होती है, और इसके काफी फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं, और ये हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, इसमें काफी ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी। Progesterones alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants using this under the skin। तो प्रोजेस्टोजेंस जो होते हैं ये इम्प्लांट्स की तरह और इंजेक्शंस की तरह लिए जाते हैं बाय द फीमेल्स। या तो एक प्रोजेस्टाजेंस अकेले लिए जाते हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन के साथ लिए जाते हैं विद ईस्ट्रोजन, ये बाय फीमेल्स अंडर द स्किन। ये इम्प्लांट्स, ये इस तरह से डायग्राम दे रखा है इसका, ये इस तरह से इम्प्लांट होते हैं, ये स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट करते हैं। नाउ हमारे बताया गया है यहाँ पे कि प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ये हो गया। अब इसके बाद बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस या और आईओडीज, ये जो कुछ मेथड्स हैं, अगर ये 72 विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस लगाए जाए तो ये वेरी इफेक्टिव पाए गए हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो आईयूडीज वगैरह ये क्या है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह भी यूज किए जाते हैं टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड्स हम पढ़ेंगे अब। सर्जिकल मेथड्स इनको स्टरलाइजेशन मेथड ही बोलते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड भी हम इन्हें बोलते हैं। जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अगर किसी को परमानेंटली अवॉइड करनी है प्रेगनेंसीज को, तो वो सर्जिकल मेथड्स का प्रयोग में ले सकता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। इसमें क्या होता है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में, इसमें मेल में तो क्या होती है, वासेक्टोमी होती है, उसमें वास डिफरेंस को कट और टाइड किया जाता है, अभी समझाते हैं। और फीमेल में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है। मेल में वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी a small part of the vas difference is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina। तो इसमें क्या होता है, अगर वासेक्टोमी करवाता है कोई मेल, तो उसमें स्मॉल इंसिशन यानी थोड़ा कट लगाया जाता है स्क्रोटम साइड पे, और वास्ट डिफरेंस पे को कट करके उसको टाइड कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते, और बस सीमेन ही बाहर आ सकता है इस मेथड से। स्पर्म बाहर नहीं आते तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता। और ट्यूबेक्टोमी अगर कराती कोई फीमेल, तो उसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब रिमूव किया जाता है और टाइड किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है फिर स्मॉल इंसिशन लगा के एब्डोमेन या फिर वेजाइना के थ्रू। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये जो टेक्निक्स होती है हाईली इफेक्टिव होती है, लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी, इनको रिवर्सिबल नहीं बना सकते, परमानेंट क्योर होता है एक तरह से। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी। इसमें क्या होता है, अगर कोई इंटेंशनली अबॉर्शन कराता है, इंटेंशनली वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एक डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है
नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ सिंगल ईयर। एक साल में 45 to 50 MT 50 मिलियन MTPs परफॉर्म करी जाती है। 45 to 50 मिलियन MTPs एक साल में परफॉर्म करी जाती है, यानी कि 4.5 to 5 करोड़ MTPs इन अ सिंगल ईयर, जो कि टोटल जो कंसीव्ड प्रेगनेंसीज है उसका 1/5 पार्ट हो गया। तो जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होती है इन अ ईयर, उसमें से 1/5 तो MTP करा दी जाती है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने लीगल करा था MTP को इन 1971, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो जाए, तो उसकी वजह से अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह आ जाए, और भी कुछ केस हैं, उसकी वजह से अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाए तो उसमें अलाउ करी जा सकती है MTP। बाकी हर हर टाइम MTP ऐसे अलाउ नहीं करी जाती गवर्नमेंट के द्वारा। MTP अगर कराते हैं, अगर अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 3 मंथ तक अगर MTP कराते हैं तो वो सेफ होती है। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर उसके आगे अबॉर्शन करा रहे हैं, तो ये वो रिस्कियर होता है। One distribution trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified checks। बहुत बार ऐसा नोटिस किया गया है कि जो MTPs कराई जाती है वो इलीगली कराई जाती है by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal also। और ये भी देखा गया है कि मिसयूज किया जा रहा है एमनियोसेंटेसिस का, जिसकी हमने पहले ही बात करी थी, टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड। अगर देखा जाता है कि अगर फीटस जो है वो फीमेल है तो उसकी MTP करा दी जाती है काफी जगहों पर, जो कि टोटली इलीगल है, अगेंस्ट द लीगल काम बोला जाता है इसे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs। Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexual transmitted diseases। जो सेक्सुअली डिजीज ट्रांसफर होती है उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं, जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। STI और वेनरल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इन्हें हम बोलते हैं, या तो इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, या फिर हम इनको वेनरल डिजीजेस बोलते हैं, या फिर इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम है: गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड infection in the recent year, HIV leading to AIDS are some of the common STIs। तो यहाँ पे कुछ STIs के नाम दे रखे हैं, जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलीज हो गया, जेनिटल herpes, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सब क्या है, कॉमन STIs है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं। इनमें से HIV इन्फेक्शन जो है ये मोस्ट डेंजरस माना जाता है। Some of the infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of infectious needles, surgical instruments। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे HIV वगैरह होता है, ये ब्लड कांटेक्ट के थ्रू, ब्लड के कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्टेड नीडल्स के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के कांटेक्ट में आने से। तो इन सब चीज़ों से भी ये हेपेटाइटिस बी और HIV जैसी बीमारियां फैल जाती है। हेपेटाइटिस बी और HIV जैसी बीमारियां, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इन सबसे, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इनसे भी ये बीमारियां फैली जा सकती है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes एंड HIV infections, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल। अगर देखा जाए कि इनमें से क्यूरेबल डिजीज कौन कौन सी है, तो अगर अपन देखें तो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes और HIV इन्फेक्शन जो है ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होती अगर ये अर्ली डिटेक्शन इसका ना हो पाए तो, लेकिन जो बाकी की डिजीजेस है वो कंप्लीटली क्यूरेबल हो जाती है। अर्ली सिम्टम्स इन मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग्स। ये कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं
जो इन डिजीजेस में होते हैं इन द जेनिटल रीजन। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long। इसके सिम्टम्स बहुत बार इन बीमारियों के दिखे भी नहीं जाते अर्ली स्टेजेस में, तो ये काफी ज्यादा सालों तक अनडिटेक्टेड रहती है। Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected persons from going for timely detection proper treatment। तो ये यहाँ एनसीईआरटी बोल रही है। नाउ अब यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है कि जो एसटीआई है ये मोस्ट कॉमनली 15 to 24 ईयर्स की एज वालों पर्सन्स को में देखी जाती है। उनमें ये मोर वनरेबल होती है 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज वाले पर्सन्स में। लेकिन इनसे घबराने की बात नहीं होती क्योंकि प्रिवेंशन इसका पॉसिबल होता है एसटीआईज का। तो इनमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि अपन कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, और ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। ये सेकंड हो गया। और थर्ड है अगर कोई डाउट है कि अगर किसी को एसटीआई है उसको कोई डाउट हो रहा है इस चीज का, तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा सकता है फॉर अर्ली डिटेक्शन, सो कंप्लीट ट्रीटमेंट उसको मिला जा सके और वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। अभी नाउ द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमें को पता ही कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो कपल्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। तो अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके उसके लिए उनकी एक टेक्निक होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आर्ट। ये यूजफुल होती है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इन द लेबोरेटरी या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी इसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओवा लिया जाता है फ्रॉम वाइफ और स्पर्म्स लिए जाते हैं फ्रॉम हस्बैंड, और ये कलेक्ट किए जाते हैं और इंड्यूस किए जाते हैं, एक दूसरे से फर्टिलाइज किया जाता है इनको आपस में, और जाइगोट बनाया जाता है अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स could then be transferred into the fallopian tube। फिर तो जाइगोट जो बनता है अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स, उसको क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर भी बोलते हैं। जाइगोट इंट्रा क्योंकि जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, और फेलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट इसे हम बोलते हैं। एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर्स इनटू द यूट्रस, और जो एम्ब्रियोज जो होते हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमेर्स उनको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, तो उनको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आईयूटी टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। embryos formed in vitro fertilization formed by in vitro fertilization ये असिस्ट करते हैं उन फीमेल्स को भी जो कंसीव नहीं कर सकती प्रेगनेंसी। अब है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट। ये भी एक मेथड है जिसमें क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। कोई जैसे कोई फीमेल है और वो गैमेट प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है, तो कोई दूसरी फीमेल से गैमेट लिया जाता है और उसको उस फीमेल में जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उसके अंदर उस उसके ओवा को भेजा जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह का अटेम्प्ट किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें गैमेट को हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। अब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पर्म का इंजेक्शन होता है जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ओवम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। इसको इसमें क्या कहा जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ओवम टू फॉर्म द एम्ब्रियो। इन अब है अगर इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, अगर कोई मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। उसमें क्या किया जाता है, सीमेन कलेक्ट किया जाता है आइदर फ्रॉम हस्बैंड और या फिर कोई हेल्दी डोनर से, उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द वेजाइना और यूट्रस, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन।
तो उससे हम बोलते हैं क्या, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, फीमेल के अंदर उसे ट्रांसफर किया जाता है इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो ये हमारी हो गए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसमें हमने फर्स्टली क्या पढ़ा, इंटर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर वगैरह, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमेर होगा, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर देंगे अपन। और अब अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमेर होगा तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर देंगे, यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर हमने पढ़ा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या होता है, अगर कोई फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो कोई सुटेबल डोनर से उसके अंदर ओवा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसे बोलते हैं, गिफ्ट। या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने, किसी एक फीमेल ने दूसरी को गिफ्ट किया है ओवा, तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ओवम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक उन मेल्स के लिए होती है जो, जिनका लो स्पर्म काउंट है या फिर जो इंसेमिनेट कर नहीं पा रहे फीमेल को, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक होती है, जिसमें कोई हेल्दी डोनर या फिर हस्बैंड से आर्टिफिशियली स्पर्म, मतलब स्पर्म ली जाती है और आर्टिफिशियली उनको वेजाइना या फिर यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी यूट्रस में इंसेमिनेशन कर देना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितना हमने कोशिश किया है, काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।